नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग पिछले साल जो शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे बात करेंगे ग्रुप डी की, चाहे बात करेंगे एनटीपीसी की, हम शिफ्ट वाइज जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज का ये है वीडियो नंबर 3। अगर आपने 1 एंड 2 नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं शुरू से लेकर आखिरी तक शिफ्ट वाइज जो है आपका पूरा कर दे रहा हूँ। क्यों? जिससे आपकी शानदार तरीके से रिवीजन हो जाए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, पहले बता देता हूँ आज कौन सा शिफ्ट करने वाले हैं। देखिए, आज आरआरबी ग्रुप डी का जो है 28 सितंबर 2018 का शिफ्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, जो न्यू लोग देख रहे हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस तो कराने एक वीडियो में पॉसिबल है नहीं, टाइम की थोड़ी सी इशू हो जाती है, तो मैं उसको डिविजन्स में कराता हूं। मैं 2 वीडियो या और 3 वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो पिछला जो शिफ्ट था मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। ये वाला शिफ्ट देखते हैं कितने वीडियो में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17956 का वर्गमूल है। अच्छा, क्या बोल रहा है? 17956 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे ये जो 6 है, 6 यूनिट डिजिट है, किसका इनमें से स्क्वायर करूंगा तो आ सकता है 4, 4 4 से 16, हाँ ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है और ये आ सकता है। अच्छा, अब जैसे देखा मैंने 4 है, ठीक है, ये 4 है, तो क्या किया, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 16 तो दो डिजिट का है। इसका मतलब ये जो दो आखिरी के 2 डिजिट है, इन आखिरी के 2 डिजिट को अभी हटा देना है। क्या करना है? इनको हटा देना, साइड में रख देना है। हमेशा याद रखिएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। अब बचे क्या? आखिरी के मतलब ये 3 डिजिट बचे, क्या बचे? 179। अब मुझे ये ढूंढना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सा जो नंबर है वो ज्यादा पास में है। देखिए, ये हटा दिया मैंने, सबसे ये हटा दिया, ये तो रेस में था ही नहीं, और ये ठीक है। अब देखिए, 12 का स्क्वायर 144, ठीक, 13 का स्क्वायर 169, ठीक, 12 का स्क्वायर 144। अच्छा, सबसे पास में कौन है? 179 के 169 है। इसका मतलब ये जो होगा, ये 179 इसके सबसे पास में 169 है, इसका मतलब 13 का स्क्वायर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? अगर आप 134 का स्क्वायर भी करेंगे तो आप देख लेना ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से किया? आखिरी वाला नंबर लेना है, उसका स्क्वायर करके देखना है, उसके बाद इधर से 2 को हटा देना है, बाकी जो लेफ्ट 3 बचेंगे, इन 3 के साथ मैंने भी कहानी बताई कैसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीआई का क्वेश्चन है। अच्छा, पिछला वाला डीआई मेरे से गलती हो गया था, आई एम सो सॉरी। अच्छा, ये वाला डीआई देख लेते हैं। निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 से दिन के 12 बजे तक के बीच का औसतन कितने प्रस्थान करते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, देख लेते कितने हैं। ये क्या हो गया? 6 6 2 8 9 10 11 12। अच्छा, 12 और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो कितने? एवरेज 2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है टेक्नोमेट्री का। बोल रहा है कॉसेक ए इज इक्वल टू अगर 2 है और सेक बी अगर है √2, तो ए प्लस बी का मान क्या है। ठीक है, अब देखिए, कॉसेक ए अगर क्या है, कॉसेक ए अगर है 2, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉसेक ए अगर 2 है तो ये नीचे मैं लिख सकता हूं 1, है ना, कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/1, होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब ए की वैल्यू मेरी निकल के आ गई क्या? 30। समझ में आया? चलिए अब इस तरफ देखते हैं, ये वाला सेक बी। तो सेक बी इज इक्वल टू अगर √2 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक 45 डिग्री की होती है, √2 कोई शक नहीं होना चाहिए, तो बी की वैल्यू 45। क्या पूछा है? ए प्लस बी, इसका मतलब 30 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा,
दूध की कीमत 20% बढ़ गई है। अच्छा, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपयोग में कितनी कमी करनी होगी? कितनी परसेंट बढ़ गई है? 20% क्या हो गई है? बढ़ गई है। ठीक है। अच्छा, तो 100 से कितनी हो गई है? 120 हो गई है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो बोल रहा है वापस व्यय को उतना ही रखना है, तो वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? कितनी की कमी करनी होगी वापस आने के लिए, है ना? इतने भैया, इसमें क्या बोला? व्यय को तो उतना ही रखना है, तो 100 ही रखना है ना। तो करने के लिए वापस कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20 की। किस पे करनी पड़ेगी? 120 पे। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे ही करूंगा तो क्या आ जाएगा? 16/2/3 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण x⁴ प्लस x⁴ -2 0 के समाधानों का संख्या, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ रूट्स, कितने रूट्स निकलेंगे? इंग्लिश वाले सुन लो, कितने रूट्स निकलेंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। x⁴ प्लस x⁴ और 2 को इस तरफ कर दूं तो 2। अब क्या करता हूं? क्यूब कर देता हूं दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देता हूं? क्यूब कर देता हूं। कर सकता हूं ना? अब देखिए क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और फिर a प्लस बी अंडर ब्रैकेट में, वही होता है ना। ये लिख देता हूं, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और यहाँ पे a प्लस b, यही होता है कि नहीं होता है? तो चलिए ये लगाता हूं। तो a³ मतलब x⁴ का क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, b का क्यूब मतलब इसका क्यूब, इसका क्यूब मतलब 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x⁴ ठीक है, प्लस 3a इंटू बी। अच्छा, मुझे बताइए, अगर ये बेस सेम है और अगर बेस और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर प्लस हो जाते हैं। तो 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा? 3/3। इसका मतलब ये तो 1, इसका मतलब x⁴ कोई दिक्कत हो रही है अभी तक? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद a प्लस बी, तो ये a और ये b है तो लिख देता हूं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही देखिए इसको सॉल्व आप, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इसको 8 लिख देता हूँ। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो मैं सीधे इक्वेशन लिख देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा, आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर देता हूं मैं। ये देखिए, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर देता हूं, तो यहां इधर लिखता हूं, तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। इससे कॉमन ले लेता हूं x, तो बचा x प्लस 8। इससे कॉमन ले लेता हूं -1, तो इसके बचा x प्लस 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या रूट्स आ गए, यहाँ लिखता हूं x माइनस 1 और यहाँ क्या आ गया? x प्लस 8। तो इसका जो रूट है इसका निकल के आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -8। तो कितने रूट्स हो गए? नंबर ऑफ रूट्स 2। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो नंबर जो है वो क्या 1 एंड सेल्फ के साथ साथ जाने के साथ साथ वो किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा। ठीक है, होगा ना। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये 161, ये 7 से क्या डिवाइड होता है? 2 और 3, बिल्कुल डिवाइड तो हो गया। इसका मतलब ये जो है ये अभाज्य नहीं, युग्म अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 425 का स्क्वायर माइनस 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अगर आप ध्यान से देखेंगे 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर, तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? बताइए। अच्छा, अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो यहाँ लिख दूं 425 माइनस 424,
424, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इधर पे 424, ठीक है। यहाँ अगर आ गया 1 तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये कितना निकल के आ जाएगा, देखिए तो 4 9 और ये आया 4 और ये आया 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/3000 को अर्ध आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर होगा। अब देखिए 1/3000 है, अब कितने यहाँ पे जीरो है, ध्यान रखिएगा जितने यहाँ पे जीरो होंगे ऊपर उतने ही जीरो जो है लगा देने हैं और डिवाइड कर देना है, ठीक है। समझ में आया कहानी, समझ में आई कहानी। अच्छा, जितने जीरो हैं, नहीं एक सेकेंड मैंने गड़बड़ बोल दिया, सॉरी। जितने भी यहाँ पे जीरो है, क्या जितने भी यहाँ पे जीरो है उतने लगा देने हैं, ठीक, और जितना भी यहाँ पे जीरो के अलावा वो है उसका एक जीरो लगा देना है और क्या करना है, और डिवाइड को कर देना है। समझ में आया कहानी। देखिए अभी भी शायद नहीं समझ में आया तो देखिए क्या करना है, कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल लिख देता हूं जो हम बच्चे वाला मेथड करते थे, ठीक है। डॉट लगाया जीरो आया, जीरो लगाया जीरो आया, जीरो लगाया जीरो आया, फिर से जीरो लगाया जीरो आया, फिर कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा तो आ गया 0.0003, ठीक है, और इसके ऊपर बार आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखने में बड़े आसान है, जल्दी जल्दी में दिक्कत हो जाती है ना, तो ये सिंपल तरीका लगाइएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, हाइट एंड डिस्टेंस का। मंच के ऊपर से, किसके ऊपर से, मंच के ऊपर से 5√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उत्तयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक है मंच, क्या है, मेरे पास एक है मंच, एक सेकेंड में इसको थोड़ा मिटा के सही सा कर लेता हूँ। मेरे पास है यहाँ पे एक मंच, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है मंच, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया मंच, एक मिनट, थोड़ा सा इसको जो है छोटा बना, ये हो गया मंच। अब बोल रहा है एक यहाँ से क्या है, एक टावर है, एक क्या है, टावर है, ठीक। अच्छा टावर है, चलिए बहुत बढ़िया टावर है। अब बोल रहा है कि मंच के ऊपर से, ये अगर मंच है, मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर, 50√3 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पर टावर का शीर्ष का उत्तन कोण क्या है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है यदि टावर की ऊंचाई क्या है, 60 है, क्या है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 मीटर है, तो पूछ रहा है मंच की ऊंचाई क्या है। मंच की ऊंचाई मतलब ये कितना, ये मतलब ये कितना है, ठीक। अच्छा अब बताइए 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा यही जो 1/√3 यही तो है क्या, 1/50√3 यही तो लिखा हुआ है ना। अच्छा अगर √3 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू अगर 50√3 है तो मतलब 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अगर √3 की वैल्यू क्या है, 50√3 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू 50 होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 1 की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। अगर ये पूरा 60 है और ये सिर्फ 50 है तो ये कितना बचेगा, 10 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। यही तो है मंच की हाइट। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अच्छा 144 रेडियो को बेचा और दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर वो हो गया, ठीक है, क्या हानि हो गया। चलिए सपोज मैं ले लेता हूं एक रेडियो की
विक्रय मूल्य ले लेता हूँ। विक्रय मूल्य अगर मैं ले लेता हूँ 1 रुपये, क्या 1 रुपये अगर मैं सपोज एक रेडियो का विक्रय मूल्य क्या ले लिया, 1 रुपये, तो कितने रेडियो थे, 144 रेडियो थे, तो 144 रेडियो की विक्रय मूल्य क्या हो जाएगी, 144 रुपये। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने दूसरा माना एक रेडियो की किराए मूल्य, क्या किराए मूल्य मतलब किराए मूल्य ऐसे लिखते हैं ना, किराए मूल्य। अच्छा, किराए मूल्य जो है देख लीजिएगा, ऐसे ही लिखते हैं ना किराए मूल्य। चलिए, किराए मूल्य है सपोज x, ठीक, x। अच्छा, तो 144 रेडियो का किराए मूल्य क्या हो जाएगा, 144 इंटू x। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी तक सब समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, किराए मूल्य मतलब खरीदी वाला मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो होता है वही तो आपका क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। इस केस में क्या बोला गया है, 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, ठीक है, मतलब इस केस में तो लॉस है। इसका मतलब मैं इक्वेशन एक लिख सकता हूं, 144x माइनस 144 इज इक्वल टू किसके बराबर, 96 रेडियो के विक्रय मूल्य। एक विक्रय मूल्य का क्या था, 1 रुपये, तो 96 का 96 रुपये, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 144, तो ये आ जाएगा 5/3। अच्छा, अब ये x क्या था, किराए मूल्य था, x क्या था, किराए मूल्य था। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 144 का क्या निकाल दूंगा, कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5/3 इंटू 144, तो जैसे ही करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 240 रुपए। अच्छा, अब हानि का परसेंटेज निकालना है ना, प्रतिशत हानि, क्या निकालना है, प्रतिशत हानि, है ना। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने का हानि हुआ था, 96 का, ठीक है। अच्छा, किस पे हुआ था, तो मैंने तो कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है 144 रेडियो का। भैया हानि जो होता है कॉस्ट प्राइस पे तो होता है, किराए मूल्य पे ही तो होता है, तो लिख दूं 140, है ना, और इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो आ जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था ना, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, है ना। और अपने जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।